ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में 280 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता के साथ सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह भी रहा कि 3 ट्रेन कैसे टकराई। देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा जहां तक एक तरफ दिल दहला रहा है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में सवाल भी कम नहीं है। शुक्रवार शाम जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है तो यह लोगों के लिए चौंकाने वाली बात बन गई थी। 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर कैसे हो सकती है? मृतकों के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह सवाल तैरता रहा है कि आखिर 3 ट्रेन लड़ी तो लड़ी कैसे। आइए हम समझाते हैं कि हादसा कैसे हुआ। सबसे पहले बता दें कि यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 12,841 जो कि चेन्नई जा रही थी, बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इस ट्रेन पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस 12,864 ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई। अभी प्रशासन का जो मेन काम है, प्रायोरिटी है, वो बचाव का काम करना प्रायोरिटी है, तो इसी काम में सब लगे हुए हैं। हमारे बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जाजपुर हॉस्पिटल, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक, एम्स भुवनेश्वर और रास्ते में जितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कटक, भुवनेश्वर और भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर जिले में सब हॉस्पिटल को रेडी करके रखा गया है। एडिक्वेट डॉक्टर्स हैं और एक्सीडेंट साइट को भी हम 50 से ज्यादा डॉक्टर्स और टीम भेजे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है और ऐसी बोगी में सवार लोगों की जानहानि अधिक होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट। ओडिशा में हुए रेल हादसे को लेकर रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक 280 से ज्यादा लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार सुबह सामने आया कि ट्रेन के डिब्बों के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में सेना भी शामिल हो गई। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या की घोषणा, देखते हैं रिपोर्ट में। ओडिशा के बालासोर में बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ हादसा दिल दहलाने वाला था। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर थी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वह भयावह है। मौत की संख्या आधी रात को 120 में बदली और देखते देखते 207 से 280 तक पहुंच गई। अभी तक के सामने आए आंकड़े के अनुसार 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटनास्थल का दौरा किया था। शुक्रवार को हुए रेल हादसे को लेकर सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 3 जून को राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसलिए पूरे राज्य में 3 जून का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पड़ोसी राज्य ओडिशा में हुए भीषण तिहरे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। उधर सीपीआई सांसद ने सरकार पर सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। सांसद बिनोय विश्वम ने कहा कि आम लोगों को रेलगाड़ियां और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौत उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कही बात, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। यह बहुत बड़ी घटना है। पूछे जाने पर कि क्या हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। कंपेंसेशन का अमाउंट
कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर राहत कार्य अभी भी जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों से हादसे का अपडेट लिया। ये पूछने पर कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये जिस तरह की घटना है उसमें मानवीय संवेदना बेहद अहम है। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पर है। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद कहा कि हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। अभी पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। जो लोग घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज के लिए टीम जुटी है। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी हादसे की जांच के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बनाना होगा। जमुई में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गरजे सम्राट चौधरी और क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। देश ही नहीं दुनिया में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का डंका बज रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना होगा। सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका मेमोरी लॉस है। नीतीश की पार्टी का 2024 और 2025 में खाता नहीं खुलने वाला है। उन्होंने खुद याद नहीं कि ये मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है। मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराधी दिन दहाड़े अपराधी वारदातों को अंजाम देकर भाग जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा और 2025 के चुनावों में राज्य में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा सकते हैं। देश में पहली बार ये सिस्टम लागू हो गया है जिसके तहत कर्मचारी वेतन आने से पहले ही पैसे निकाल सकते हैं। कौन सी सरकार ने की घोषणा जिससे सरकारी कर्मियों को होगा लाभ, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा पाएंगे। देश में पहली बार ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर ऐलान कर दिया है। यह घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला किया है। नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है। राजस्थान नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑफर नहीं दिया था। राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे। राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20,000 रुपए अधिकतम भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के साथ डील की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। लोकसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्लानिंग किया गया है, जिससे सीधी बात सामने आती है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिले। कब रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रस्थापित की जाएगी, कब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का होगा आयोजन, कब प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा निमंत्रण, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का प्लान तैयार हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में उसका लाभ मिल पाए। सूत्रों का कहना है कि श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की गर्भगृह में प्रतिष्ठा दिसंबर या जनवरी में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन विद्वानों के साथ तारीख को लेकर चर्चाएं चल रही है। ट्रस्ट के महासचिव राय ने ऐलान किया है कि श्री राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को 15 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित तारीख की जानकारी दी जाएगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी द्वारा बनाया गया निमंत्रण पत्र महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। पूरे देश में 7 दिनों तक श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पर्व मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो पहलवानों के समर्थन में लगातार दूसरे दिन खाप पंचायत हुई। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या किया ऐलान, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में लगातार दूसरे दिन कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हुई। इससे पहले गुरुवार को भी यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, लेकिन इसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। शुक्रवार को महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को 9 जून तक का समय देते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं होगा। किसी के साथ कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी ब्रजभूषण सिंह की होगी। हम 9 जून के बाद पहलवानों को वापस जंतर मंतर पर छोड़ कर आएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। दरअसल दोनों महापंचायतों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने यह फैसला लिया है कि हम महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में ऐसे ही खाप पंचायत आयोजित करेंगे। शामली में 11 जून और हरिद्वार में 15 से 18 जून तक पंचायत होगी। उन्होंने दावा किया कि हमारी महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता है तो 9 जून से हम आंदोलन अपने हिसाब से चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।